स्टूडेंट्स, मैं श्रेयंका गुप्ता एकलव्य आईएएस एकेडमी के नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में। सदिश राशि और अदिश राशि बहुत कॉमन चैप्टर है। जब हम फिजिक्स पढ़ना शुरू करते हैं 11 से जो मेन फिजिक्स स्टार्ट होती है उसका पहला चैप्टर होता है सदिश राशि और अदिश राशि। क्यों ये होता है पहला चैप्टर? क्योंकि यहीं से हमारे फिजिक्स की शुरुआत होती है। हम जब पढ़ते हैं फिज़िक्स में तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि उसकी यूनिट क्या होती है, उसका यूज़ कैसे किया जाता है, वो किस सिस्टम पे बेस्ड है, ठीक है, वो सदिश राशि है या अदिश राशि है, स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसी चीज़ों के बारे में हमको हमेशा पढ़ना होता है। इसलिए 11th क्लास का जो पहला चैप्टर होता है वो यही है। और जो आपके कंपटीशन एग्जाम्स हैं उसमें इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पर कोई टफ नहीं होते, क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं। बस फर्क इतना होता है कि हम भूल जाते हैं, हमको नहीं पता होता कि कौन सी सदिश राशि होती है, कौन सी अदिश राशि होती है। अगर हम चाल की बात करें तो चाल एक सदिश राशि है या अदिश राशि है, वहाँ पे हम फंस जाते हैं। ठीक है, तो आज उस कन्फ्यूज़न को हम दूर करते हैं। सबसे पहले जब हम बात करेंगे सदिश राशि और अदिश राशि की, तो बहुत सिंपल तरीका होता है इसको समझने का। ये सदिश लिखा हमने और ये हुआ अदिश, ठीक है। सिंपल सी लैंग्वेज में समझा जाए, सदिश मतलब दिशा के साथ और अदिश मतलब दिशा नहीं होती, जिसमें दिशा रहित, और ये होता है दिशा सहित। अब इसमें क्या होता है कि जो क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी इट मीन्स राशियाँ, भौतिक राशियाँ जिसको बोलते हैं। क्या होती हैं भौतिक राशियाँ? ऐसी राशियाँ जो भौतिकी के नियम का पालन करती हैं, ठीक है। ऐसी राशियाँ जो भौतिकी के नियम का पालन करती हैं वो कहलाती हैं भौतिक राशियाँ। उन्हीं में से दो होती हैं, पहला तो सदिश राशि और दूसरा होता है अदिश राशि। भौतिक राशि के लिए कभी भी भौतिक राशि में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। पहला होता है परिमाण और दूसरा होता है दिशा। क्लियर? भौतिक राशि ऐसी राशियां जो भौतिकी के नियम का पालन करती हैं भौतिक राशियां कहलाती हैं। उन भौतिक राशियों को किससे डिनोट किया जाता है? पहला परिमाण और दूसरा दिशा। इस परिमाण और दिशा के बेस पे ही उन भौतिक राशियों को दो प्रकार में बांटा गया है। पहला होता है अदिश और दूसरा होता है सदिश। इस चीज़ का ध्यान रखना कि भौतिक राशियाँ ऐसी राशि हैं जो भौतिकी के नियम का पालन करती हैं, जो किस पे डिपेंड होती हैं? परिमाण इट मीन्स मैग्नीट्यूड पे, और किस पे डिपेंड करती है? उसके डायरेक्शन पे, मतलब दिशा पे। और इन्हीं दोनों को आधार लेकर, बेस लेकर दो प्रकार बनाए जाते हैं राशियों के, सदिश राशि और अदिश राशि। जैसा आप नाम से देख रहे हैं, सदिश मतलब जिसमें दिशा होगी, अदिश जिसमें दिशा नहीं होती। इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि परिमाण जो होता है वो सब में प्रेजेंट होता है। अब परिमाण और दिशा क्या है? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ये एक बॉक्स है हमारा, ठीक है। ये बॉक्स है 10 kg का। क्लियर? ये एक बॉक्स है जिसका वेट है, जिसका भार है वो है 10 kg। ये जो 10 होता है ये आपका क्या होता है? परिमाण। कभी भी कोई भी चीज़ बिना परिमाण के इंडिकेट नहीं की जा सकती, डिफाइन नहीं की जा सकती। अगर आप 1 किलोमीटर चलने की बात करते हैं, समय की बात करते हैं, हम करंट को मेजरमेंट करने की बात करते हैं, हम किसी भी चीज़ की बात करें, उसमें सबसे पहले तो परिमाण होता ही है। इसीलिए हमने जब अदिश और सदिश की बात की तो हमने वहाँ पे परिमाण को कहा ही नहीं, क्योंकि हर चीज़ में कभी भी आप किसी भी चीज़ की बात करो तो हर चीज़ में परिमाण जो मैग्नीट्यूड होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। विदाउट मैग्नीट्यूड आप कुछ नहीं बता सकते, ठीक है। तो इसलिए हमने सिर्फ कहा कि ये होता है दिशा सहित, और ये होता है दिशा रहित, जिसमें दिशा नहीं होती, जिसमें दिशा को दर्शाने की जरूरत नहीं होती, पर इसमें जो मैग्नीट्यूड होता है वो दोनों में कॉमन होता है। क्लियर?
अब इसको कैसे देखा जाए कि कौन सी सदिश है कौन सी अदिश है? बहुत सारी चीजें हमने पढ़ा है, जैसे चाल हो गया, कार्य हो गया, दूरी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विस्थापन और आपका चुंबकीय तीव्रता। तो इतनी सारी चीजों को कैसे याद रखा जाए कि कौन सी सदिश है और कौन सी अदिश है, उसका छोटा सा ट्रिक है। ठीक है, तो ये चीज आपको पहली तो समझ में आ गई कि परिमाण इन दोनों में होता है। विदाउट परिमाण या विदाउट मैग्नीट्यूड किसी भी चीज को आप डिनोट नहीं कर सकते। दूसरी चीज, जरूरी नहीं है कि आप हर चीज की दिशा बताओ। आप जब समय की बात करते हो तो आप बोलते हो 5 बजा है, 6 बजा है, एक्सेट्रा। ये नहीं बोलते कि किस दिशा में बजा है। क्लियर? तो इसलिए वहां पे दिशा बताने की जरूरत नहीं होती। मतलब वो कौन सी राशि हुई, किस में आई? अदिश राशि में, क्योंकि वहां दिशा बताने की जरूरत नहीं होती। जहां दिशा बताने की जरूरत होती है, बिना दिशा बताए आपका काम नहीं चलता, हम उसको कहते हैं वो सारी राशियां सदिश होती हैं। जहां पर दिशा बताने की जरूरत नहीं होती वो सारी राशियां क्या होती हैं? अदिश। क्लियर? अब इसको याद रखने का तरीका बहुत छोटा सा है। अगर हम ट्रिक की बात करें तो इसको हम कहेंगे, इसमें आपको ये वर्ड याद रखना है, विषुवत बल। क्लियर? अब ये मत सोचना कि ये कुछ है, सिर्फ अभी हमको ध्यान रखना है। और इसमें हम कहेंगे, इसमें हमको याद रखना है एक सेंटेंस, वो है उस आर्द्रता को चाबी दो। क्लियर? ये सिर्फ एक सेंटेंस है। जब हम कभी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इन्हीं तरीके की ट्रिक से आप याद करते हैं। हिस्ट्री में बहुत होता है, बहुत लंबे लंबे चीज़ों को एक सेंटेंस बना दिया जाता है और आपको कंटिन्यूसली सीक्वेंसली आपको वो चीज़ें याद आ जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही हम अपने सदिश राशि और अदिश राशि के लिए कर सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में जब हमसे पूछा जाता है तो हम भूल जाते हैं कि कौन सी राशि सदिश है, कौन सी राशि अदिश है। तो उसके लिए आपको 2 ही चीज़ें याद करनी है कि जब कभी भी सदिश राशि की बात हो तो वहां पे एक सेंटेंस यूज होगा जिसको हम कहेंगे विषुवत बल, और जब अदिश राशि की बात होगी तो वो होगा सेंटेंस आपका उस आर्द्रता को चाबी दो। अब इसको कैसे डिफाइन करना है? ये वाला जो हो गया आपका विषुवत, ये हो गया आपका विस्थापन। क्लियर? V से आगे आपका वेग, T से आगे आपका ताप, B से आगे ब से आगे आपका बल। ये पूरा हो जाएगा बल। ये जो चीजें हैं आपकी, ठीक है, इन चीजों में आपको दिशा बताने की जरूरत होती है परिमाण के साथ साथ। ये बिना दिशा बताए आप काम नहीं कर सकते। ठीक है? जैसे अगर हम विस्थापन की बात करते हैं, विस्थापन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? यहाँ पे एक पॉइंट हो गया A, ये हो गया पॉइंट B, इनके बीच का डिस्टेंस सपोज 6 किलोमीटर है। क्लियर? अब हमने कहा कि हम A से निकलते हैं और B में जाते हैं, लेकिन उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 6 किलोमीटर। अब हमारी शायद ही रास्ता बंद हो। ठीक है? अगर ये रास्ता बंद होगा तो क्या होगा? हमको घूम के जाना पड़ेगा। हम कुछ इस प्रकार से गए, इसका सेट डिस्टेंस हो जाता है 8 किलोमीटर, और अगर यहाँ से भी ना जाए और यहाँ से घूम के जाते हैं, इसका डिस्टेंस हो जाता है 10 किलोमीटर। क्लियर? इन तीनों का पहुँच कहाँ से रहे हम? A से B में ही पहुँच रहे, बस रास्ते अलग हैं। मतलब इसके जो दूरियां हैं ये क्या हो गई? जो परिमाण है, दूरी जो है ये अलग अलग हो गई, पर जो इसका डायरेक्शन है वो हमेशा सेम था, क्योंकि हमको कहाँ से जाना है? A से निकलना है और हमको B में जाना है, मतलब हमको डायरेक्शन बताना पड़ेगा। वो होता है विस्थापन। मतलब 2 बिंदुओं के बीच का या 2 रास्तों के बीच का जो भी डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है? विस्थापन। क्लियर? तो विस्थापन को हमेशा विथ डायरेक्शन डिनोट किया जाता है। उसी प्रकार जब हम बल पढ़े थे, बल की बात करते हैं तो बल में भी हमको बताना पड़ता है कि किस डायरेक्शन में बल लग रहा है। जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो हमको उस जगह में भी पड़ता है कि भाई हम किस डायरेक्शन, विथ डायरेक्शन हमको डिनोट करना पड़ता है। तो जब आप इन सारी चीज़ों को देखेंगे
तो आपको जब आप वेलोसिटी v की बात करते हो तो हमेशा उसके ऊपर इस तरीके का चिन्ह लगा हुआ होता है। क्लियर? ये किस चीज़ का है, ये किसको डिनोट करता है? ये डिनोट करता है कि ये क्या है, एक सदिश राशि है। कभी भी सदिश राशि को या तो एरो से, किसी वर्ड के लेटर के ऊपर में जो एरो होता है उससे, या तो उसके ऊपर डॉट से, या तो अगर हम v की बात करें तो v को क्या करते हैं, ब्रॉड कर दिया जाए। ठीक है, इस प्रकार से ब्रॉड कर दिया जाए। तो इन तीनों तरीके, यदि इन तीनों तरीके से कोई लेटर डिफाइन है, इसका मतलब वो कौन सी राशि है, वहाँ पे वो किस राशि को डिफाइन कर रहा है, सदिश राशि को। ये चीज़ क्लियर है? बहुत छोटी सी बात है, आप लोगों को पता भी होगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इसमें जैसे आपका आ जाता है कोणीय वेग, कोणीय वेग हो जाता है, रेखीय वेग हो जाता है, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, आपकी सदिश राशि में। क्लियर है? अब हम बात करते हैं अदिश राशि की, जिसमें हमने लिखा था उस आर्द्रता को चाबी दो, एक ही सेंटेंस याद रखना है। उसका मतलब उसमें से हो जाएगा ऊ से ऊष्मा, ऊर्जा, कुछ भी। स से हो जाएगा आपका समय, ठीक है। आ से हो जाएगा आपका आयतन, द्र से हो जाएगा आपका द्रव्यमान, सॉरी यहाँ पे ताप नहीं आएगा, ये हो जाएगा आपका टेम्परेचर। क का हो जाएगा आपका कार्य, च का हो जाएगा आपका चाल, ठीक है। ये हो जाएगा आपका दाब। क्लियर है? इन सारी चीजों को डिफाइन करने के लिए हमको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाता है कि इनमें और इनमें दे दिया जाए, सपोज 3 एग्जाम्पल इसके दिए जाए, एक एग्जाम्पल इनमें से कोई एक सपोज द्रव्यमान दे दिया जाए, और ऊपर में क्वेश्चन आता है कि इसमें से पहचानिए या टिक लगाइए कि कौन सी राशि अदिश है, ठीक है। तो सिर्फ इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान रखेंगे तो सेंटेंस में आपको पता चल जाएगा कि कौन सी राशि अदिश है और कौन सी राशि सदिश है। ये सारी राशियां जो होंगी ये अदिश होंगी, जिसके ऊपर या तो वेक्टर लगा होता है, या तो डॉट लगा होता है, या तो ब्रॉड होता है। पर इनको दर्शाने के लिए किसी भी सिंपल, सपोज द्रव्यमान है तो m लिख दिया, लंबाई है तो l लिख दिया, इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है, सिंपल लेटर में लिखे जाते हैं। क्लियर है? तो ये थी सदिश राशि और ये थी अदिश राशि। ये कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, बस आपको क्या ध्यान रखना है कि कौन से जो आपका फैक्टर है वो कौन से राशि में आता है, कौन सी क्वांटिटी में आता है। क्लियर? अब हम बात करेंगे यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा कि सदिश राशि मतलब जिसमें दिशा की ज़रूरत होती है, अदिश राशि जिसमें दिशा बताने की ज़रूरत नहीं होती है। जब हम कार्य की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हमने इतना काम कर लिया या इतने जूल काम कर लिया। आप ये बताते हो, ये बोलते हो कि हमने इस डायरेक्शन में काम किया, वो अलग होता है कि हमने किस क्षेत्र में काम किया, उसकी बात होती। लेकिन हमने कितना काम किया, हम उसको डायरेक्शन से डिनोट नहीं करते, सिर्फ हमने इतना काम कर लिया। क्लियर? तो इसलिए उसको हम अदिश राशि में डिफाइन करते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग को ध्यान रखनी है, सोचना है। और भी आप जब बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको और भी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि कुछ ट्रिक्स होती है कि जिसमें व होता है वो सारी अदिश राशियाँ सदिश राशि में आता है, और जिसमें व नहीं होता, जैसे ये सारी चीज़ें हमने जब देखी थी, यहाँ पे जो आयतन देखा था, ताप देखा था, द्रव्यमान देखा था, उनमें वह नहीं होता, मतलब वो अदिश राशि है। तो अलग अलग फैक्टर से हम उसको पढ़ते हैं, अलग अलग ट्रिक से हम उसको याद करने की कोशिश करते हैं। शायद आपको वो ट्रिक भी मिल सकती है या आप बना सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि सदिश राशि और अदिश राशि तो हमने पढ़ ली, ये भी देख लिया कि इसको वेक्टर से डिफाइन करते हैं, इसमें नॉर्मल लेटर्स होते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में क्या है, क्या अंतर होता है, कैसे डिफाइन करते हैं। तो ध्यान रखिए, क्रॉस प्रोडक्ट
ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, जब कभी भी दो राशियों की बात की जाती है उनके बीच में ये दो चीज़ें हमने लिख ली, ठीक है, और यहाँ पे लिख लिया, ये दोनों सेम है, क्लियर। अगर इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होता है तब इसका फॉर्मूला क्या होता है, और इनके बीच में यदि डॉट प्रोडक्ट होता है तब इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो ध्यान रखना, जब कभी भी हम किसी दो राशियों के बीच में क्रॉस की बात करते हैं, इट मीन्स उसका फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ए। जब कभी भी आप मॉड से डिफाइन करते हैं किसी लेटर को, और वो लेटर जिस राशि को डिफाइन करता है वो उसका मैग्नीट्यूड कहलाता है, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड बी, और ये हो जाता है आपका साइन थीटा, क्लियर। तो ध्यान रखना, क्रॉस प्रोडक्ट में कभी भी जब आपको इन राशियों के बीच में क्रॉस लगा होता है, ए और बी, यहाँ पे एफ भी हो सकता है, यहाँ पे बल की बात की जा सकती है, यहाँ पे वेग की बात की जा सकती है, वेक्टर एफ हो सकता है, क्रॉस वेक्टर वी हो सकता है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा एफ वी साइन थीटा। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, साइन किस में आ रहा है, कॉस किस में आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या था, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं, ये भी सदिश और अदिश राशि का ही एक हिस्सा है। तो जब हम क्रॉस की बात करते हैं तो क्रॉस में साइन का यूज करते हैं विथ मैग्नीट्यूड, और जब हम डॉट की बात करते हैं तो इसमें भी सेम होता है प्रोसेस, मॉड ए इट मीन्स मैग्नीट्यूड ए, मॉड बी मैग्नीट्यूड बी इनटू कॉस थीटा, क्लियर। क्रॉस की बात करते हैं तो साइन डिनोट किया जाता है, जब डॉट की बात की जाती है तो कॉस को डिनोट किया जाता है, क्लियर है। ये तो हुई इसकी पहली बात कि ये उसका फॉर्मूला, ठीक है। दूसरी चीज, जैसे हम पढ़ते हैं ना मैथ्स में, प्लस का प्लस, अगर प्लस प्लस हो तो क्या आंसर आना चाहिए, प्लस माइनस हो तो क्या आना चाहिए, माइनस प्लस हो तो क्या आना चाहिए। उसी प्रकार सदिश और अदिश राशि का भी फंडा होता है कि यदि कभी भी सदिश राशि का मल्टीप्लिकेशन एक सदिश राशि से किया जाए तो वो हमेशा उसका जो मान होता है, उसका जो आंसर होता है वो किस में आता है, हमेशा सदिश राशि में, ठीक है। यदि सदिश राशि का मल्टीप्लिकेशन हम किसी अदिश राशि से करते हैं तो भी उसकी वैल्यू किस में आती है, सदिश राशि में, ठीक है। तीसरी चीज, यदि किसी सदिश राशि का डिवीजन, ठीक है, हम किसी सदिश राशि से करते हैं तो भी क्या आएगा, सदिश। सदिश का अदिश से करते हैं तो भी क्या आएगा, सदिश। अगर अदिश राशि का डिवीजन अदिश राशि हो तब जाके हमको क्या मिलती है, अदिश राशि, ठीक है। तो इससे आपने क्या समझा, ये अलग है, बाकी सारा आप देख रहे हैं क्या आता है, सदिश राशि आती है। मतलब जब कभी भी इन दो राशियों में से एक राशि भी आपकी सदिश हो तो उसकी जो वैल्यू है, जो उसका आंसर है वो क्या आता है, सदिश राशि में आता है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं संवेग की, संवेग, ठीक है। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित वेग, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में अगर हम पुट करने की बात करते हैं तो इसको अभी छोड़ दो, ठीक है, इसको अभी छोड़ दो कि क्या आएगा। आपको पता है कि वो संवेग आना है, आपको याद है वो फॉर्मूला, पर हमने बोला कि इस फॉर्मूले में ऐसा होना चाहिए या ये फॉर्मूला इसमें बिलोंग करना चाहिए। तो द्रव्यमान क्या है, हमने पढ़ा था, वो एक अदिश राशि है, वो क्या है, अदिश राशि है। वेग, विषुवत बल की जब बात की थी तो वो किस में याद किया था हमने, सदिश राशि में। तो ये कौन सी राशि है, सदिश राशि। जब अदिश और सदिश का आपस में गुणा होता है तो वो कौन सी राशि मिलती है, हमको सदिश राशि मिलती है, जो कि यहाँ पे क्या हो जाएगी, सदिश हो जाएगी, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, संवेग,
और आपको पता है कि संवेग एक कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछता है तो वो सीधा तो पूछेगा नहीं, वो पूछेगा आपको गोल घुमा के। आपको उसके लिए सारी चीज़ें क्लियर होनी ज़रूरी है कि किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ रहा है। आप ऐसा नहीं है कि बस क्वेश्चन देखिए और आपने टिक आउट कर दिया, पहले क्वेश्चन समझिए कि वो क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी भ्रम में स्थिति पैदा हो जाती है कि हम जो समझते हैं एक्चुअल हम आंसर उस तरीके से करते, पर वो पूछता कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन है, जिससे हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान रखिए कि वो पूछ क्या रहा है, सारे नियम ध्यान रखिए कि क्या है। ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्मूला याद कर लिया और बस काम खत्म, वो बात स्कूल के टाइम थी, वो जा चुकी है। जब हम कंपटीशन एग्जाम की जब तैयारी करते हैं तो वो फॉर्मूला कैसे आया, क्यों आया, उसका रीज़न क्या है, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया तो वहाँ पे वेक्टर ही क्यों आया, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो हर चीज़ का एक फॉर्मूला होता है, जैसे मैथ्स में होता है वैसे ही फिजिक्स भी होती है कि हर चीज़ का एक अपना रीज़न होता है, हर चीज़ का अपना एक फॉर्मूला होता है। जैसे आप लोगों ने हमेशा ये पढ़ा है कि द्रव्यमान गुणित वेग बराबर संवेग होता है, फिनिश। लेकिन क्यों, किस फॉर्मूले से, तो वो बनता है इस फॉर्मूले से। और ये चीज़ आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि यदि दो सदिश राशियां हैं और दोनों सदिश राशियों का मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो हमको आंसर में क्या मिलेगा, सदिश राशि या अदिश राशि। तो आपको पता होना चाहिए, अगर फॉर्मूला पता है तो आप सीधा इसे आंसर कर सकते हो, आंसर आपका सही होगा। क्लियर है? तो ये था अदिश राशि और सदिश राशि वाला पोर्शन। पहले हमने क्या पढ़ा कि सदिश राशि क्या होती है, जिसमें दिशा होती है, अदिश राशि क्या होती है, जिसमें दिशा नहीं होती पर परिमाण सब में मस्ट होता है, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा कि सदिश राशि के लिए हम कौन सा सेंटेंस यूज करते हैं, उसकी क्वांटिटीज को याद रखने के लिए हम पढ़ते हैं विषुवत बल। उसमें से आप याद कर लीजिए, विस्थापन हो जाता है, वेग हो जाता है, बल हो जाता है। यहाँ पे जब हमने अदिश राशि के राशियों की बात की थी कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो वो क्या था अपना उस आर्द्रता को चाबी दो, उससे आपने सारी चीज़ें निकाली, उसे ऊष्मा, स से समय, इस प्रकार से आपने वो याद किया। वो दो चीज़ें हुई। तीसरी चीज़ की सदिश राशि को किससे डिफाइन किया जाता है, तीन प्रकार से। पहला, जो सदिश राशि होगी या जो लेटर होगा उसके ऊपर यदि एरो का निशान है, एरो है उससे, या उसके ऊपर डॉट लगा है उससे, या तो वो ब्रॉड में चौड़े अक्षरों में लिखा हुआ है उससे, तो उसको आप देख के समझ जाएंगे कि वो राशि कौन सी है, सदिश राशि है। फिर हमने पढ़ा क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बारे में। जब दो सदिश राशियों का क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है तो उसका दोनों का मैग्नीट्यूड प्लस इनटू साइन थीटा लगता है, किसमें, क्रॉस प्रोडक्ट में। और डॉट प्रोडक्ट में क्या लगता है, विथ मैग्नीट्यूड कॉस थीटा लगता है। क्लियर है? फिर हमने पढ़ा कि भाई अगर सदिश का सदिश के साथ मल्टीप्लिकेशन, तो सदिश का मतलब अगर दोनों में से कोई एक भी सदिश है तो आंसर हमको किस में मिलेगा, सदिश राशि में मिलेगा। क्लियर है? तो ये था हमारा पोर्शन सदिश राशि और अदिश राशि का। होप सो आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इन सारी चीज़ों को आप ध्यान से पढ़ें, जो इसमें हार्डली 5 से 6 नियम हैं जो इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। उन 5-6 नियम को आप याद रखिए, कौन सी सदिश राशि कौन सी अदिश राशि उसको ध्यान रखिए, और उससे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो आज का हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे मात्रक। ठीक है, मात्रक बहुत छोटा सा टॉपिक है पर बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मात्रक जो है इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है हमारा विमी सूत्र का पोर्शन। ठीक है, विमी सूत्र का जो पोर्शन है, इसी पोर्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो पहले पढ़ते हैं कि मात्रक क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मूल मात्रक, दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, जैसा नाम से स्पष्ट है, मूल मात्रक किसी भी चीज का मूल, किसी भी चीज का बेस, उस किसी भी चीज को के बेस को लेके आगे चीजें क्रिएट की जाती हैं। मतलब
कि जैसे लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, जिन राशियों से फॉर्मूले बनाए जाते हैं, ध्यान रखिए, जिनसे बनाए जाते हैं वो होता है मूल मात्रक, और जिनसे जो फॉर्मूले बनते हैं वो होता है व्युत्पन्न मात्रक। मतलब व्युत्पन्न मात्रक को किसकी जरूरत पड़ती है? मूल मात्रक की। व्युत्पन्न मात्रक फॉर एग्जाम्पल आयतन, आयतन एक व्युत्पन्न मात्रक है। ऐसा कोई भी चीज, संवेग एक व्युत्पन्न मात्रक है, घनत्व एक व्युत्पन्न मात्रक है। क्यों? क्योंकि वो इन जैसे क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न मात्रक है। क्यों? क्योंकि उसको किसकी जरूरत पड़ रही है? मूल मात्रक की। इसका मतलब हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि मूल मात्रक स्वतंत्र होता है अपने में, ठीक है, मूल मात्रक अपने में स्वतंत्र होता है, जबकि व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रक की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। जैसा हम यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये है लंबाई, ये है चौड़ाई, ये क्या हो जाएगा हमारा? मूल मात्रक, ठीक है। व्युत्पन्न मात्रक में हमने लिखा हुआ है आयतन, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, क्लियर। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सारे क्या हो जाएंगे? मूल मात्रक, क्योंकि ये बेस है, इनको लेकर हम फॉर्मूले बना रहे हैं। जो फॉर्मूले बनते हैं वो कहलाते हैं व्युत्पन्न मात्रक, क्लियर है। जिनसे फॉर्मूले बनाए जाते हैं वो होते हैं मूल मात्रक, जो फॉर्मूला बनता है वो होता है व्युत्पन्न मात्रक, क्लियर है। मूल मात्रक जनरली मूल मात्रक को भी डिवाइड किया गया है दो भागों में, मूल मात्रक और पूरक मात्रक। लेकिन जो मेन फॉर्मूले होते हैं हमारे, जो विमी सूत्र होते हैं, वो इन 7 मात्रकों से मिलके बनते हैं। ये जो 7 है मूल मात्रक के, जो 7 टाइप्स है, इनसे मिलके बनते हैं। ये आपको याद रखना है बिल्कुल, ठीक है। कौन कौन सा है? लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, द्रव्यमान और पदार्थ की मात्रा, क्लियर। ये सातों चीजों से ही मिलके हमारा विमी सूत्र बनता है। कैसे बनता है? ये सातों मूल मात्रक है, इनका कभी कोई फॉर्मूला देखा है क्या? लंबाई का फॉर्मूला कभी देखा है? नहीं। ताप का देखा है? नहीं। ये फॉर्मूले बनाते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूले होते नहीं हैं। जो फॉर्मूले बनाते हैं वो होते हैं मूल मात्रक, और जो फॉर्मूले बनते हैं वो होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो हम मूल मात्रक की बात करें तो ये मूल मात्रक 7 प्रकार के होते हैं, ठीक है। लंबाई, समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। इनका जो इंडिकेशन पॉइंट है, सिंबल है, इसको आपको ध्यान रखना है। लंबाई को हम डिनोट करेंगे L से, ताप को हम T से, समय को T से, ताप को केल्विन। क्यों? केल्विन उसका मात्रक होता है, ठीक है। विद्युत धारा, एम्पियर, हमने पढ़ा था कि विद्युत धारा को किससे मेजर किया जाता है? एम्पियर से। तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे। आपको ए दिखा, मतलब वहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? विद्युत धारा की। ज्योति तीव्रता, CD, CD मतलब होता है कैंडला। जो ज्योति तीव्रता को मापने का जो यूनिट होता है वो होता है कैंडला। द्रव्यमान को M से, मास जिसको कहा जाता है, कैपिटल M से डिनोट करते हैं। और पदार्थ की मात्रा, ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में बहुत सुना होगा, मोल, मोल, ठीक है, 1 मोल, 4 मोल, 2 मोल, ऐसे करके, तो वो होती है पदार्थ की मात्रा, ठीक है। तो इस मात्रक में आपको क्या याद रखना है? पहला तो मूल मात्रक कैसा होगा, कभी भी ध्यान रखना, आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में कि इनमें से कौन सा मूल मात्रक नहीं है या कौन सा मूल मात्रक है, बताइए। तो ध्यान रखना, ऐसा मात्रक होगा या ऐसा वर्ड होगा जिससे फॉर्मूले बनते हैं वो मूल मात्रक होगा, और जिसका फॉर्मूला होता है वो व्युत्पन्न मात्रक होगा। इस चीज को दिमाग में बैठा लो। ये 7 चीजें आपने याद रखी। अब हम पहुंचते हैं हमारे विमी सूत्र में। विमी सूत्र कैसा होता है, कैसे बनाया जाता है? जैसे हमने बात की यहाँ पे क्षेत्रफल के, ठीक है। क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इन सबको किससे डिनोट करते हैं? L से, ठीक है। जो एक विमी सूत्र का जो स्टैंडर्ड होता है वो होता है MLT 000। अब इसमें जो भी वैल्यू है हम उसको पुट करेंगे, तो L इंटू L क्या हुआ? L स्क्वायर।
बाकी ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, क्योंकि ना तो इसमें मास है ना तो इसमें टेम्परेचर है। तो इसका विमील सूत्र क्या हो जाएगा, m0 L स्क्वायर T0। क्लियर, एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, घनत्व, घनत्व में क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, द्रव्यमान को किससे डिफाइन करते हैं, ये m से। आयतन, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, मतलब L3। तो हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया, L3। इसको ऊपर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, m L टू द पावर -3। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले में इसको पुटअप कर दो, क्या हो जाएगा, m L टू द पावर -3 T0। ये हो गया इसका विमीय सूत्र। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको जो भी फॉर्मूला आपको पता है आप उसका विमीय सूत्र इजीली निकाल सकते हैं। और ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका ये हो जाएगा किलोग्राम बटे द्रव्यमान, इसका क्या हो जाएगा, मीटर का क्यूब। क्लियर। तो इस तरीके से आप उसकी यूनिट भी निकाल सकते हो, इस तरीके से आप उसका विमीय सूत्र भी निकाल सकते हो। तो विमीय सूत्र के लिए हमको क्या याद रखना है, मूल मात्रक के सातों प्रकार, उसको किससे डिफाइन करते हैं और उसका ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है। क्लियर है। अगर ये सारी चीजें आपको याद है तो आप विमीय सूत्र इजीली निकाल लेंगे। तो विमीय सूत्र के लिए सबसे पहले आपको किसी भी चीज का फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आप बहुत इजी तरीके से विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये था मात्रक का पोर्शन जहाँ से क्वेश्चन 2-3 नंबर के पूछे जाते हैं और वो जनरली विमीय सूत्र से पूछे जाते हैं। क्लियर है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रेयंका गुप्ता एकलव्य IAS एकेडमी के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ेंगे देखेंगे आज PSC मेंस के बारे में। ठीक है, कि PSC मेंस में कैसे लिखा जाए कि आंसर छोटा हो, सटीक हो, जो पूछा जाए हमको आंसर वही करना है जिससे हम पूरे मार्क्स गेन कर सकें। क्लियर है। तो सबसे पहली चीज़ जब हम लिखते हैं तो हमको ध्यान देना होता है कि उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है। ठीक है। हम कंपटीशन एग्ज़ाम प्री हम निकाल चुके हैं। जब हम मेंस की बात कर रहे हैं मतलब हमने प्री देखा है, कंपटीशन एग्जाम दे चुके हैं बहुत सारे, कि भाई कैसे देते हैं, सिर्फ हमको देखना होता है, ऑप्शन दिए होते हैं, टिक आउट करना होता है, वो तो बात है। लेकिन यहाँ पे बात होती है थ्योरी की, कि हमको थ्योरी कैसे लिखनी है। ठीक है। तो आपसे जब कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। पहला क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, लेकिन आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि वो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो क्वेश्चन दिया होता है उसके कई मीनिंग निकल रहे होते हैं हमारे माइंड पे कि भाई इसने ऐसा ऐसा पूछा है, हमको आंसर ऐसा करना है, पर ऐसा नहीं है। जो उसमें पूछा गया है, जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, आपको एग्जैक्ट वही आंसर करना है। दूसरी चीज होती है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका सीक्वेंस क्या है, क्रम। ठीक है। पहला तो भाई क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो, एक बार नहीं समझ में 2 बार पढ़ो, 2 बार नहीं समझ में 3 बार पढ़ो, लेकिन सेटिस्फाई हो जाओ कि एग्जैक्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है। दूसरी बात है क्रम की, क्रम कैसा होना चाहिए। सपोज आपसे पूछ दिया गया है कि परावर्तन क्या है, परावर्तन के कारण बताओ और उदाहरण बताओ। उसने क्या क्या पूछा, पहले तो क्वेश्चन ब्रेक करना आना चाहिए। पहला ध्यान से तो पढ़ लिया, अब क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हमको आंसर भी पता है। यार आंसर तो हमको पता है, ये नहीं कि उठा के लिखना शुरू कर दिया, गलत तरीका है। ये हमारा स्कूल और कॉलेज में चलता था कि क्वेश्चन आया सामने, एक बार पढ़ा, जो याद है लिख दिया। पर ये मेंस है जहाँ पे हमको सटीक चीज़ें लिखनी है। तो ध्यान से पढ़ने के बाद जब आपको क्वेश्चन समझ आ जाता है तो हमारा पहला काम होना चाहिए क्वेश्चन ब्रेक करना। क्वेश्चन ब्रेक करने का मतलब जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया कि परावर्तन क्या है, क्या कारण है, और उसके एग्जाम्पल लिखो। क्लियर। क्वेश्चन में पहले क्या पूछा कि परावर्तन क्या है, दूसरा क्या पूछा कि इसका कारण क्या है, और तीसरा उसने पूछा उदाहरण। क्लियर। अब जो क्वेश्चन जिस क्रम में पूछा गया है आंसर आपको उसी क्रम में देना है।
ये नहीं है कि पहले आप कारण बता दो बाद में उदाहरण बता दो, इन क्रम को आपको चेंज नहीं करना है। जो क्वेश्चन पूछा है आपको बिल्कुल वैसे ही आंसर करना है, हमको हमारे हिसाब से नहीं चलना, हमको चलना है कि एग्जाम वाले ने हमसे क्या पूछा है बस हमको उतना ही आंसर देना है। ये नहीं कि हमको चीज़ें भरनी, क्योंकि ऑब्वियसली मेंस है उसमें लिमिटेड लाइंस होती है, लिमिटेड वर्ड्स होते हैं। उन लिमिटेड वर्ड्स में आपसे हो सकता है थोड़ा ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन पूछ दिया गया जिससे आपको लगे कि भगवान मैं इसका आंसर कैसे छोटा करूँ। तो सबसे पहले अगर हमारा बेस क्लियर है तो हमको पता होना चाहिए कि बड़े आंसर को छोटे शब्दों में, कम शब्दों में कैसे लिखा जाए, सटीक हो, जिससे वो एक लाइन पढ़ के भी समझ जाए कि आपको आंसर आता है या आपने बिल्कुल सटीक लिखा है। क्लियर। दूसरी चीज़ कि क्रम का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हमसे क्वेश्चन किस क्रम में पूछा गया और हम क्वेश्चन किस क्रम में कर रहे हैं। अगर इसी क्रम में आप आंसर करते हैं, आपको सपोज यहाँ पे 6 लाइनें दी हुई हैं, ठीक है, आपको 6 लाइनें दी है और जो क्वेश्चन पूछा है आपको सिर्फ इन 6 लाइनों में आपको आंसर करना है। तो सबसे पहले जब आपने ध्यान से पढ़ा, क्वेश्चन समझ में आ गया, आपने उसको डिवाइड कर लिया कि भाई हमको इसी सीक्वेंस में आंसर करना है। तीसरा काम होना चाहिए कि वो कितने वर्ड्स के लिए दिया गया है। सपोज आपको दे दिया गया 75 वर्ड्स में लिखो, ठीक है। अब 75 वर्ड्स आपको इतना तो पता होगा जब आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं कि आपके 75 वर्ड्स कितने होते हैं, कितनी लाइन में आते हैं, क्या होता है। अगर लाइन दे दी गई, आपको 6 लाइन दी गई है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन शुरू है, मतलब आपको इन 6 लाइन में इन तीनों का आंसर करना है, ठीक है। आज तक हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े आंसर किए, छोटा सा सवाल पूछता है हम एक पेज भर देते हैं, पर अब ऐसा नहीं होता है मेंस में। तो सबसे पहले आप माइंड पे रखिए कि जो आप पूछा गया कि परावर्तन क्या है, तो आप उसको कितनी लाइन में लिख सकते हैं, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, कम से कम कितनी लाइन में सटीक आंसर कर सकते हैं। सपोज आप करते हैं 3 लाइन के लिए, ठीक है, आपको पता है कि 3 लाइन में इसका उत्तर आ जाएगा। कारण हर चीज़ का 1 लाइन 1.5 लाइन से ज़्यादा नहीं होता। कारण हो गया, अब एग्जाम्पल आपको देना है और उसको लास्ट लाइन तक कंप्लीट करना है। मतलब आपको शब्दों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होगा कि किस तरीके से आपको आंसर करना है, कौन सा वर्ड वहाँ पे सटीक बैठेगा जो उस पूरी 1 से 2 लाइन को कंप्लीट कर दे कि ये इसका मतलब बता दे, ठीक है। तो हमको आंसर कुछ इसी प्रकार से करने हैं। मेंस में पढ़ना है, सीक्वेंस तय करना है कि उसका सीक्वेंस क्या दिया है, उसको ब्रेक कर दो। नहीं है तो भाई यही पूछेगा ना, क्या, कारण, उदाहरण, किस लिए, क्यों ऐसा किया गया, यही होते हैं क्वेश्चन। उनको ब्रेक कर दो, सीक्वेंस ध्यान में रखो, उसने कितने वर्ड्स में पूछा है, कितनी लाइन में पूछा है, उन सारी चीज़ों का ध्यान रखो। माइंड में थोड़ा सा कूल रहो, ये नहीं कि पेपर आया हाथ में और बहुत हमने जल्दबाजी कर दी। जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जल्दबाजी की और ये ख़त्म, दोबारा टाइम मिलता नहीं कि आप उसको काट के लिख सको। इसलिए ठंडे दिमाग से काम लेना है, आराम से सोचना है। ऐसा भी नहीं कि आप बैठे हुए हो, आराम से सोचो थोड़ा जल्दी कि भाई इतने में हमको ये आंसर करना है, इतने में कंप्लीट हो जाएगा, अधूरा आंसर छोड़ना ही नहीं है। इसका मतलब कि आपको प्रिपरेशन ऐसी करनी है कि आपको लिखने का प्रैक्टिस करना है कि बड़ी चीज़ों को आप छोटे चीज़ में, या जैसे आपके 10 लाइन का आंसर है, आप उसको 3 लाइन में कैसे सटीक तरीके से लिख सकते हो। सबसे मेन फोकस हमको यही करना है। अगर बेस क्लियर है आपका तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बेस क्लियर हो गया, बस प्रैक्टिस आपको कहाँ देनी है, लिखने में। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लिखने के लिए। सिर्फ इन 3 चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे। जितने वर्ड्स दिए उतने वर्ड्स में आप लिख पाएंगे। वर्ड्स की प्रैक्टिस भी आपको करनी पड़ेगी। आपको खुद के लिखे हुए वर्ड्स में पता होना चाहिए कि जब आप लिखना शुरू करते हो तो आपके जो लिखे हुए वर्ड्स हैं वो कितने वर्ड्स कितनी लाइन में आते हैं, क्योंकि हर किसी की हैंडराइटिंग अलग होती है। कोई बड़ा लिखता है, कोई छोटा लिखता है, तो उसका भी बहुत इफेक्ट पड़ता है कि भाई आपको कितनी लाइनें दी गई हैं। पिछले साल का या जो भी मेंस के पेपर हैं वो आप लोगों ने देखे ही होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उन्हीं में या उन्हीं लाइंस को आप कीजिए कि कैसा होता है। उनमें आप अपने वर्ड्स जो है, अगर 75 वर्ड्स है या 100 वर्ड्स है तो आप उसको उसमें कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। अगर वहाँ पे आपके वर्ड कुछ ज़्यादा या बड़े होते हैं या छोटे होते हैं तो वो आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि हैंड राइटिंग बहुत मायने रखती है, ध्यान रखिएगा।
ऐसा नहीं है कि आप कैसे भी लिख दिए और वो हो गया। तो इसलिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, पहला तो भाई आपको हैंड राइटिंग की प्रॉपर इक्वली होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए खुद में, हमको हमारी कैपेसिटी पता होनी चाहिए कि हमारे वर्ड्स कितनी लाइन में आ सकते हैं या हम इन वर्ड्स को कितनी लाइन में एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि हमारा आंसर भी पूरा हो जाए और यहाँ की लाइंस भी ख़त्म ना हो। ठीक है, तो मेंस के लिए लिखने की प्रैक्टिस तो होनी चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है, तो बस 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, जल्दबाजी तो करनी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार घुमा के पूछ दिया जाता है जैसे आप कंफ्यूज हो, और जहाँ आप कंफ्यूज हुए समझ लो खेल खत्म। तो ध्यान से पढ़ना है। सीक्वेंस कभी भी किसी भी क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट का हो, ब्रेक करो, सीक्वेंस क्या पूछा है, किस सीक्वेंस में आंसर करना है, कितने वर्ड्स हैं, कितनी लाइन है, आप उनको कैसे एडजस्ट करते हैं, बस इतना। लेकिन इतने में ही आपको प्रैक्टिस बहुत देनी पड़ेगी। मेंस है, आप लोग भी जानते हैं, प्री निकालना इजी हो जाता है, मेंस थोड़ा सा टफ होता है, इंसान फंसता यहीं पे है। तो बेटर है कि इन चीज़ों से आप प्रैक्टिस करें तो मेंस इजीली निकल जाएगा। क्लियर है, ध्यान रखिएगा इस बात का। थैंक यू।